ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर सेशन। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आज की न्यूज़ से। फर्स्ट जो न्यूज़ है हमारी, आप सबने न्यूज़ में देखा होगा कि मुंबई में एक हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ है। प्रूफ पॉइंट्स टू रोल बिश्नोई गैंग्स लाइकली कॉन्टेक्ट किलिंग। ठीक है, पुलिस ने ऐसा कहा है। अब तक कोई एविडेंस हमारे पास आया नहीं है, यानी पुलिस के पास आया नहीं है जिसमें कह सकें कि किसने एक्चुअल में ये किया हुआ है। अभी तक जो गैंग्स ने कहा भी है कि हमने मारा है या किसने मारा है, तो आप देखेंगे फेसबुक पोस्ट के माध्यम से सारी चीजें आई हैं। ठीक है, अब उस फेसबुक पोस्ट में जब तक पुलिस या सीबीआई वाले जब तक अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं कर लेंगे, तब तक इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि हाँ भैया इस गैंग ने, ठीक है, पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है। देखिएगा, जब ऐसे मर्डर्स होते हैं या केसेस होते हैं, तो जितने हाई प्रोफाइल्स गैंगस्टर्स होंगे या फिर आप देखेंगे जो दाऊद गैंग्स के होंगे, ठीक है ना, माफियाज गैंग के होंगे, ये भी अपने आप को ना रिस्पॉन्सिबल बताने की कोशिश करते हैं। ठीक, कई बार ये एडवांस अपने मतलब अपनी प्रोफाइल में ऐड करना चाहते हैं कि हमने ऐसा किया है, और कई बार वो करते नहीं है। क्यों ऐसा करते हैं? वो अपने नाम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बताने के लिए, सोसाइटी में अपनी दहशत को और ज्यादा फैलाने के लिए कि भैया ये जो हुआ है इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? ये गैंग ले रहा है। ठीक है, तो पुलिस जब तक अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं कर लेगी तब तक ये नहीं कहा जा सकता है कि भैया एक्चुअल में किसने इनको शूट किया है। ठीक है, इनमें से 3 लोग हैं, जिसमें से आपने देखा होगा हरियाणा का भी कनेक्शन निकल के आया है। ठीक है, 3 में से 2 को अरेस्ट कर लिया गया है, एक अभी बाकी है। तो आपको ये देखना है एक्चुअल में हमारे एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि मुंबई जैसे शहर में 3 टाइम का एमएलए और एक्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं बाबा सिद्दीकी। ठीक है ना, तो ऐसे हाई प्रोफाइल लोगों का जीवन जब सिक्योर नहीं होगा, सुरक्षित नहीं होगा, तो आपके लॉ एंड ऑर्डर पर ये हमेशा क्या करेगा? क्वेश्चंस उठाता है। ठीक है ना, आप किसी भी तरह से इसे आप क्या बोलते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा केस है। ठीक है, ये आपको प्रोफाइल में अपने रखना है। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज एक आती है, इंडिया लास्ट सती विलेज कोरस फॉर टेम्पल ट्रम्प्स फियर ऑफ द पुलिस एक्शन। ये पॉइंट्स आपको लिख लेना है। ठीक है ना, इंडिया का लास्ट सती, सती समझते हैं क्या होता है? क्या होता है सती? साथ में जो वाइफ है, ठीक है ना, क्या करते थे? अंतिम संस्कार में शामिल कर देते थे। ठीक, ये सही है या गलत है? हाँ जी, गलत है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ऑलमोस्ट 4 डिकेड एगो व्हेन वाटर वाज प्लेंटफुल द मोस्ट फैमिलीज स्टिल, मतलब एक देवराला गांव है कहां पर? राजस्थान पे, सीकर डिस्ट्रिक्ट में। कौन से डिस्ट्रिक्ट पे? सीकर डिस्ट्रिक्ट में। जो लास्ट एक्सीडेंट यहां पर देखने को मिला है, एक्चुअल में हो क्या रहा है यहां पर कि गांव वालों ने ना एक उनकी मंदिर बना ली है। ठीक है, और उस चीज को क्या करते हैं? वर्शिप करते हैं। अब वे इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं कि जो कुछ भी हुआ है अच्छा हुआ है और ये चीजें हमारे समाज में होनी चाहिए। ठीक, इस चीज को अगर आप उठा के देखेंगे तो इंडिया में सती प्रथा का एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल, ठीक है ना, पीरियड रहा है, जहां पे गुप्त काल से लेके हम लोग खासकर राजा राम मोहन राय पीरियड्स तक चीजों को उठा के हम देखते हैं कि किस प्रकार से सतियों के साथ या जो वुमेन्स रही हैं, कैसे विधवा विवाह की हम लोग बात करते हैं, वुमेन्स की बात करते हैं, या ठीक है ना, वुमेन्स एजुकेशन की बात करते हैं, वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके पास आता है। ठीक है, खासकर जब सोशियो रिलीजियस आप रिफॉर्म की बात करेंगे तो ये कॉन्टेक्स्ट आपको हमेशा दिमाग में रखना ही पड़ेगा। प्रीलिम्स आप देने जाएंगे, प्रीलिम्स में तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन आप जब मेंस लिखने जाएंगे या ऐसे जैसे क्वेश्चंस जब आपके पास आते हैं तो ये कॉन्टेक्स्ट आपके काम बहुत आते हैं। ठीक है ना, वहां पे रिलेवेंट आंसर्स को लिखना प्लस आपके क्वेश्चंस की जो आंसर राइटिंग है उसे क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग करते हैं। और कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में भी हमसे क्या कर लिए जाते हैं? पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये कहां की घटना है? राजस्थान की घटना है। ठीक है, फर्स्ट आप हमें सती प्रथा का एविडेंस कहां से मिलता है? बता सकता है कोई? ये मध्य प्रदेश में मिला है। कहां पर मिला है? मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है सागर, और सागर में एक गांव है जिसका नाम है एरण। क्या नाम है? एरण विलेज है। ठीक है, सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये किसकी पीरियड की बात है? भानुगुप्ता।
गुप्ता पीरियड में एक व्यक्ति थे, आप उनको किंग भी कह सकते हैं, कौन थे? भानुगुप्ता। क्योंकि भानुगुप्ता की सेनापति की वाइफ को वहां पर क्या किया गया था? सती किया गया था। ये पॉइंट्स आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं। किसने किया था? भानुगुप्ता की सेनापति की पत्नी को सती किया गया था। और इसका हमें एविडेंस कहां पर मिलता है? फर्स्ट टाइम मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये भोपाल से आप जाते हैं जब आगे की ओर, तब आपको ये डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो कीप रिमेंबर गाइस, ठीक है, कि फर्स्ट एविडेंस हमें यहां पर देखने को मिलता है। देखिए, जब हम लोग सती प्रथा के बारे में पढ़ते हैं ना, तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री में भी इसके एविडेंस मिलते हैं, मिडाइवल हिस्ट्री में भी आपको मिलता है, और मॉडर्न हिस्ट्री में भी यदा कदा आपको कहीं ना कहीं पर सती प्रथा से रिलेटेड आपको सोशल समाज में चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है इसके लिए क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए हैं। ठीक है, इसको लिख लिया आप लोगों सभी ने? ठीक, ओके। अब एवोल्यूशन ऑफ सती प्रथा की जब हम बात करते हैं तो आप सबको पता है कि सबसे पहला नाम किसके ऊपर आता है? राजा राम मोहन राव के नाम आता है। ठीक है, क्योंकि राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले, बंगाल में ये चीजें सबसे ज्यादा थी, और बंगाल में इन्होंने सबसे पहले इस वॉइस को रेज किया सोशल समाज के अगेंस्ट, और समाज के अगेंस्ट इन्होंने एक मजबूत अपनी बातें सामने रखी, फैक्ट्स रखे। ठीक है, लोगों को अवेयर किया कि नहीं भैया, ये समाज के लिए सही नहीं है, हमें इसके क्या करना पड़ेगा? अगेंस्ट जाना पड़ेगा, और हमें समाज को रिवैल्यूएट करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें कॉलोनियल इंटरवेंशंस एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि आप सबको पता है जब ब्रिटिशर्स हमारे कंट्रीज में आए तो देखिए एक सोशल चेंजेस भी इंडिया में पॉजिटिव हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पर वुमेन्स को राइट्स मिलते हैं। ठीक है, राइट टू एजुकेशन हो गया, एम्पावरमेंट हो गया, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, तो उसका इंपैक्ट इंडियन सोसाइटी में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो इवन आप देखेंगे तो इंडिया में भी इसका इंटरवेंशन मिलता है, और इसे फिर द बंगाल सती रेगुलेशंस कब लाया गया था? 1829 में, और लॉर्ड विलियम बेंटिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्लॉज में आपको दिमाग में रखना है। ठीक है ना, किसने रिमूव किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। कौन सा, कब लाया गया था? 1829 में। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 में। ठीक है, इस एक्ट का नाम क्या था? तो बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट 1829। ठीक है, और कौन था उस समय पर? लॉर्ड विलियम बेंटिक था, जिसने सती को इलीगल कर दिया था, और इसके ऊपर पेनाल्टीज भी रखी गई थी। ठीक है ना, कि भैया आपको जेल भी भेज दिया जाएगा। ठीक है, और आपको और भी पनिशमेंट या एक प्रकार से देखा जाए तो चार्जेस दिए जाएंगे। फिर लीगल चैलेंजेस भी आए। द प्रोहिबिशन ऑफ सती फेस लीगल चैलेंजेस बट लैंडमार्क रूलिंग इंक्लूडिंग द प्रिवी काउंसिल अफर्मेशन ऑफ बेंस 1832 रिफोर्स द एबोलिशनिस्ट रेजिस्टेंस। इंडिया में आपको देखने को मिलता ही है सारी चीजें। फिर एक्टिविस्ट मूवमेंट में सबसे पहले आपको पियोनियर के रूप में कौन देखने को मिलते हैं? राजा राम मोहन रॉय मिलते हैं। ठीक है, इन सब ने सबसे पहले क्रूशियल रोल्स इन्होंने ही अदा किया है इसके लिए। अब आप सोचिए, हम 2024 में आज स्टैंड है। ठीक, और ये घटना कब की बताई जा रही है? 1829 के। आप इन्होंने राजा राम मोहन राय ने कब स्टार्ट किया होगा? इसके पहले से स्टार्ट किया होगा। तो अब आप सोचिए कि हमसे 2 साल पीछे, 200 साल, 200 इयर्स पीछे है ना, फिर भी उनकी सोचने की जो प्रक्रिया, थॉट प्रोसेस है, वो कितनी एडवांस थी। आज 2024 में भी हम वुमेन्स के प्रति कितने चेंजेस हुए हैं, हमारी थॉट्स कितनी चेंजेस हुई हैं, बताइए। एक इंडियंस, आप जब जाएंगे ना, नॉर्थ में जाएं, साउथ में जाएं, ईस्ट जाएं, वेस्ट जाएं, आप विलेज के एंगल में देखें तो आपको पता चलेगा कि नहीं यार, अभी जो हमारी जो थॉट प्रोसेस है ना, वो कहीं ना कहीं अभी भी पीछे की तरफ है कि नहीं है? ठीक, जिसमें राजा राम मोहन सबसे आगे थे। फिर इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट भी चलाए थे। ठीक है, जिसमें आर्य समाज आता है, ब्रह्म समाज है। ठीक है ना, इन्होंने एक्टिवली काम किया था इस रिफॉर्म को लाने के लिए। तो ये क्वेश्चंस कई बार हमसे पूछ लेता है कि कौन कौन से समाज इसके साथ में थे। ठीक है ना, तो आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, इनका नाम दिमाग में रखिएगा। ये सब जो मॉडर्न हिस्ट्री में हमें देखने को मिलते हैं। फिर पब्लिक ओपिनियन, एजुकेशन, कि भैया सबको पढ़ाओ लिखाओ और आगे बढ़ाओ, ताकि लोग क्या करें, अवेयर हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन। तो ये बात यहीं पे समाप्त हो जाती है। ये सती प्रथा का ही केस है। अगला है आसियन अर्ग्यूज अर्ली अकॉर्ड ऑन SCS कोड इनटू म्यांमार वायलेंस। ठीक, हाँ,
चलिए SCS कोड जानते हैं क्या है? आप सब ने साउथ ईस्ट एशियन लीडर्स कॉल्ड ऑन संडे फॉर स्विफ्ट एग्रीमेंट, अभी आप सबको पता है आसियान समिट हुआ है, कहां पर हुआ है? यही देख लो ना ठीक है, ओके आसियान समिट हुआ है। इंडिया का आपने पढ़ा है एंगल कि नहीं पढ़ा आसियान समिट्स में? ठीक है, मोदी जी ने कुछ पॉइंट्स अपने रखे हैं, अभी आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये वाला? नहीं पढ़ा है? ये कब के न्यूज़पेपर में था? शायद 3 और 4 डेज पहले रहा है, ठीक है। ओके चलो ठीक है, नहीं देखा तो कुछ एंगल्स अपन आज इसमें देखेंगे, ठीक है। तो एक कोड है, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर साउथ चाइना सी। हम सबको पता है कि चाइना अपने आप को क्या करना चाहता है, सी में भी एक्सपांड करना चाहता है, ठीक है। वो हर प्रकार की जितनी भी पावर्स हैं अपने पास रखना चाहता है, ठीक है। उस पावर को भी कम करने के लिए आसियान क्या करते हैं, सामने आते हैं। और म्यांमार में भी आप देखेंगे तो सिविल वार चल रहा है, उसको भी खत्म करना है, ठीक। इसको लेके कुछ चीजें हैं जिन्हें हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल में क्या क्या क्लेम्स हैं, ठीक है, किस प्रकार से इन्हें आप दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप चाइना को देखिए, ठीक है, और चाइना सी वाले एरिया को देखिए। एक बार मैप को आप गौर से देखिए, ठीक, ये दिख रहा है चाइना आपको, ठीक। इधर कौन आ जाता है, वियतनाम वाला पार्ट, ठीक है। आपको इधर कौन देखने को मिलेगा, अपन को मलेशिया आ जाता है, ठीक है, ब्रुनेई देखने को मिलेगा, इधर ताइवान मिलेगा। अब आप देखिएगा कि चाइना अपने आप को यहां तक क्या करता है, एक्सपांड करने की कोशिश करता है, मतलब फिलीपींस तक इससे परेशान है, ठीक। अब क्यों परेशान कर रखा है, इसके भी अपने इंपॉर्टेंस है कि आप देखिएगा चाइना वाला पार्ट्स को, कि अपने रीजन्स को उठा के देखिए, रेड वाले मार्क्स को मैं पहले अपना वाला रेड मार्क्स हटा देता हूं, फिर आप समझिएगा इसको जियोग्राफिकली, तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक। अब ये चाइना अपनी लिमिटेशंस कहां तक लेके जा रहा है, ठीक, कितनी कंट्रीज को इंप्लेक्ट कर रहा है। अभी नीचे आप उठा के देखोगे उधर तो आपको इंडिया भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना, इंडियन ओशियन भी देखने को मिलेगा। अब आप देखिएगा ताइवान हो गया, फिलीपींस हो गया, मलेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, इन सब कंट्रीज के अंडर्स में अपने चाइना अपने आप को क्या करना चाह रहा है, एक्सपेंड करना चाह रहा है। अब इसका इंपैक्ट आप देखेंगे तो पूरा का पूरा कहां पड़ता है, पूरे साउथ चाइना सी के साथ साथ हमारे भी टेंशंस को क्या करता है भाई साहब, ये बढ़ाता है। ये अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन हो जाता है और ये इंडियन ओशियन हो जाता है। और आप देखेंगे जब उठा के इधर ये वाला पूरा पर्टिकुलर एरिया साउथ चाइना सी वाला, ठीक है, एरिया जिसमें अपने आप को एक्सपांड करना चाहता है। यहाँ पे है क्या ऐसा जिसके पीछे लगातार हमारे ये दुनिया भर के पीछे पड़ा हुआ है, उसका सिंपल सा रीजंस है कि सी के पास क्या है, मिनरल्स है, ऑयल्स रिसोर्सेस है, एनर्जी रिसोर्सेस है, ठीक। तो ये क्या करता है, आपको जियोपॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग करता है, इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग करता है और साथ साथ में स्ट्रेटेजिक भी इंपॉर्टेंट करता है आपको, है कि नहीं। प्लस आपके सी पावर को भी बढ़ाएगा, ठीक है, आपकी क्या बोलते हैं डिफेंस पावर को भी क्या करता है, साथ में स्ट्रॉन्ग करता है, प्लस आपके एरिया को भी ब्रॉड करेगा, ठीक। तो कहीं ना कहीं किसी भी कंट्री को एक एक्स्ट्रा फैक्टर्स, एक्स फैक्टर देके जाता है, जिसके पीछे पूरी तरह से चाइना पड़ा हुआ है, ठीक है ना। आई बात समझ में सभी को। तो ये फिलीपींस वाला है, मलेशिया वाला है, ताइवान वाला एरियाज है ही, लेकिन साथ साथ में हम भी इससे इन्फ्लुएंस्ड हैं, इससे हमें अवेयर रहना है, क्योंकि कई क्वेश्चंस आपको इनके कॉन्टेक्स्ट में भी पूछे जाएंगे कि जो साउथ चाइना सी है प्लस इंडियन ओशियन, प्लस इंडियन ओशियन में हमारा जो जियोग्राफिकल एरिया हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है एक्चुअल में, अब साउथ चाइना सी का इंपॉर्टेंस क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है, ध्यान रखना है अपन को। तो ये बॉर्डर समझ में आ गया सभी को, कौन कौन से आ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कौन है, चाइना तो है ही, चाइना के साथ साथ कौन आता है, ताइवान आ जाता है। आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं इसको, ठीक है ना। ताइवान है, फिर कौन है, फिलीपींस भी है, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, वियतनाम, ठीक है ना। इसके साथ साथ आपको इंडियन ओशियन तरफ आएंगे तो आपको इंडिया भी मिलेगा, एकदम लगा हुआ नहीं है लेकिन अपन को देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, हमने बताया ही आपको कि आर्म ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन, बॉर्डर फॉर साउथ ईस्ट एशियन मेनलैंड और एम्ब्रेस ऑफ एरिया अबाउट, आप देखेंगे तो 368,500 स्क्वायर किलोमीटर है, जो किसी भी छोटी मोटी कंट्री है, बड़ी कंट्रीज को भी आप उठा के देखोगे तो इतने में आ जाती हैं, ठीक है।
साथ साथ में कनेक्टिविटी की अगर आप बात करें तो इट्स कनेक्टेड बाय द ताइवान स्टेट टू ईस्ट चाइना सी एंड लुजोन स्टेट टू द फिलीपींस सी। ठीक है, दोनों तरफ से इन सब चीजों को क्या करता है, जोड़ता है। साउथ चाइना सी एंड द ईस्ट चाइना सी टुगेदर फ्रॉम द चाइना सी एंड दीज टू लार्ज आर्चिपेलग्स are known as the Chinese controlled Parcel Island and the Spratly Island। एक्चुअली में इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इट इज द सेकंड मोस्ट यूज्ड सी लेन इन द वर्ल्ड। ठीक, हम सब अपने जब बिजनेस की, एक दिन हमने और भी ज्योग्राफिकल बात की थी, ठीक है, तो रेड सी वाला एरिया हमने देखा था, कैप ऑफ गुड होप वाला एरिया देखा था कि जब हम अपना बिजनेस करते हैं तो किन किन समुद्री लाइंस का यूज करते हैं अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, उसी में ये आप देखेंगे तो ये भी किसी भी दुनिया में अपने आप को ट्रेड की दुनिया में ले जाने के लिए, वर्ल्ड में ले जाने के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट और सेकंड लार्जेस्ट यूज करने वाली ये चेन हो जाती है। इट इज सिग्निफिकेंट ट्रेड रूट फॉर क्रूड ऑयल फ्रॉम द पर्शियन गल्फ, अफ्रीका थ्रू द स्ट्रेट ऑफ मलक्का टू सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग, ताइवान, साउथ कोरिया और जापान को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, मेजर पोर्ट्स अगर आप देखेंगे तो हांगकांग मिलेगा, सिंगापुर मिलेगा, ठीक है ना, क्विजिंग मिलेगा और साउथर्न ताइवान भी आपको मिलेगा। अभी जब चाइना और ताइवान के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा था तो आपने देखा होगा कि इंडियन इलेक्ट्रिकल्स जो मटेरियल्स आते हैं इनके प्राइस अपने आप बढ़ गए थे, इंक्रीज हो गए थे। क्यों? क्योंकि ये रूट पूरी तरह से क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। और जब रूट इन्फ्लुएंस होगा तो उसका भी इफेक्ट कहां पर देखने को मिलता है, ट्रेड पे। जैसे इस समय आप अगर उठा के देखेंगे तो मिड ईस्ट में क्या चल रहा है, वॉर चल रही है, तो उस मिड ईस्ट का वॉर का इफेक्ट हमारी इकोनॉमी में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। क्रूड ऑयल के रेट क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक, अगर आप देखेंगे तो उसका इन्फ्लेशन पे हमारे देश की भी कंट्री में इनफेक्ट आपको डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट दोनों रूप में देखने को मिलता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, कि सेकंड हाईएस्ट यूज करता है और कौन कौन इन चीजों को रोकता भी है, और साथ में पोर्ट्स जो मेजर पोर्ट्स हैं, हांगकांग का है, सिंगापुर का है, क्विजिंग है, साउथ ताइवान है, इन सबको भी हमें जोड़ता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पार्ट है साउथ चाइना सी का। अब इस कोड ऑफ कॉन्डक्ट के अकॉर्डिंग हम चाहते हैं कि भैया जो आसपास के एरियाज हैं इन सबको, जिनका जो रीजन है, क्योंकि हर कोई अपनी सोवरेनिटी को चाहता है ना कि बनी रहे, हमारी संप्रभुता बनी रहे, हर कंट्री यही चाहती है। लेकिन चाइना क्या करता है, जितनी बॉर्डर कंट्रीज हैं आप देखेंगे उनको एक नया टेंशन देके रखता है। जैसे इंडिया है, उठा लीजिए, तो इंडिया में कई आपको गलवान घाटी वाला, वैली वाला मिलेगा, ठीक है ना, इशू आपको अरुणाचल प्रदेश में इशूज आए दिन, आपको कभी घर बना लेंगे तो कभी कुछ लैंड्स एक्सपांड कर लेंगे या किसी मतलब गांव वालों को उठा ले जाएंगे, कुछ ना कुछ आपको देखने को हरकतें मिलती हैं। इसी तरह की वो एक्टिविटीज अलग अलग कंट्रीज के साथ करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारे प्रति ही उसका कुछ अच्छा प्रेम है, उसका प्रेम ऐसा सबके साथ है, जितनी भी नेबरहुड कंट्रीज हैं। वो ताइवान पे तो उसको कंट्री नहीं मान रहा है, बोला नहीं भैया ये इसके किसका पार्ट है। ठीक है, इसी प्रकार से म्यांमार में भी सिविल वॉर चल रहा है, इसको भी दूर करने के लिए आसियान वालों ने कहा है कि सभी कंट्रीज क्या हो, एक साथ हो और उसको खत्म करने का प्रयास किया जाए। ठीक है, सो कीप रिमेंबर दिस पॉइंट। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, कुछ तो साउथ आसियन वाला अपन को दिमाग में रखना है। ठीक है ना, और आसियन समिट्स तो हो ही चुका है। चलिए अब एक सोशल इशू है, इंपॉर्टेंट है हमारे देश में। ठीक है ना, इंडियन सीनियर पॉपुलेशन टू बी डबल्ड इन 25 ईयर्स। हाँ, टुडे वी आर इन 2024। ठीक, आफ्टर 25 ईयर्स हम लोग कहां होंगे बताइए? 249 ले लो या फिर आप 50 बोल लो, और 50 में हम सब कितने के हो जाएंगे? 60 नहीं होंगे तो 60 के आसपास तो होंगे, यानी हमारे एज क्या होगी, अब बढ़ेगी। अभी इंडिया कौन सा इंडिया कहलाता है? यंग इंडिया कहलाता है। फिर क्या कहलाएगा बताइए? ठीक है, मैं तो झुक जाऊंगा, लंबा हूं, ये भी लंबा है थोड़ा, ये भी झुक जाएगा, तुम क्या करोगे? ठीक है, ये होता है लंबे लोगों के साथ, थोड़ा सा झुकाव आएगा। ठीक है, सोचो हम लोगों के दांत नहीं होंगे जो अभी हैं। ठीक, इसके लिए गवर्नमेंट ने ये कहा है कि यह एक सीरियस, ठीक है ना, क्या है,
रीजन है, इस पे हमें अब पॉलिसीज बनानी चाहिए। ठीक है, एक सोशल इश्यूज के रिलेशन में अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चंस प्रीलिम्स में तो नहीं आएगा, लेकिन आपका मेंस और ऐसे प्लस इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप कल को आईएएस बनोगे ना, तो आए दिन आपके सामने ये चैलेंजेस सब आने वाले हैं, क्योंकि आज से 2 साल 4 साल बाद जब आप सिलेक्शन लोगे, तो सिलेक्शन के बाद भी आप देखोगे तो ये चीजें आपके न्यूज में देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि अब इंडिया, यंग इंडिया से हम कहाँ जा रहे हैं, ओल्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये इश्यूज हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक्चुअल में अब किसी को बुढ़ा होने से रोक सकते हैं क्या हम? बताइए, नहीं रोक सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं? हाँ, किसी को ओल्ड होने से रोका जा सकता है क्या? नहीं रोका जा सकता है। आप अपनी एज रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो चैलेंजेस आते हैं उन चैलेंजेस को हम क्या कर सके, कम कर सके। उसके लिए गवर्नमेंट्स कई सारी स्कीम्स बनाती हैं, ठीक है ना, कई सारी गाइडलाइंस लाती हैं, प्लस अवेयरनेस प्रोग्राम भी साथ में चलाए जाते हैं कि भैया जो जो चैलेंजेस आएंगे उन चैलेंजेस को किस प्रकार से कम किया जाए। जैसे फर्स्ट चैलेंज आपको देखने को मिलेगा, ठीक, कि आप आज की दुनिया में देखेंगे ना तो डिप्रेशन कितना देखने को मिलता है। आज से 10 साल पहले गांव में आज भी तुम पूछो डिप्रेशन क्या है, कोई जानता है? शहर में एवरीवन नोस, है ना, छोटे छोटे बच्चे भी बोलते हैं आई एम डिप्रेस्ड, बोलते कि नहीं बोलते हैं? ठीक, लेकिन गांव में आज भी जाओ तो डिप्रेशन जैसा कुछ है ही नहीं। ठीक, चलो, डिप्रेशन कई प्रकार के हो सकते हैं, मेंटली भी हो सकता है, ठीक है, इकोनॉमिकली भी हो सकता है, और भी आपके हेल्थ इश्यूज चैलेंजेस भी साथ साथ में आएंगे। तो उन चैलेंजेस को कम करने के लिए आप देखेंगे तो गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कि अभी कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा है, ठीक है, आप सबने देखा होगा कि जब आप 60 ईयर क्रॉस करते हैं तो गवर्नमेंट आपको एक पेंशन भी देती है, वृद्धा पेंशन योजना, नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, 400-500 रुपए पर मंथ आपको मिलते हैं, ठीक है, जो 60 इयर्स क्रॉस कर जाते हैं। बट वो उतना सफिशियंट है क्या आपके लिए? बताइए। उतना आपके लिए सफिशियंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में आपको इकोनॉमिकल चैलेंजेस ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट्स ने अनाउंस किया है, मतलब बोला है कि भैया आप ये जो नई प्रॉब्लम्स आने वाली है इसको फेस करने के लिए कुछ ना कुछ हमें बनाना चाहिए। ठीक है, तो अब आप देखेंगे ना केवल इंडिया में, वर्ल्ड्स में भी आपको देखने को मिलेगा कि हम सब किधर जाएंगे, ठीक है ना, एजिंग की तरफ बढ़ेंगे। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023-24 का अगर आप उठा के देखेंगे तो हम सब 2049 या 50 तक में क्या होने वाले हैं, बुढ़े होने वाले हैं, जिसमें केरला सबसे हाईएस्ट प्रोपोर्शंस में है, जहां पर, ठीक है, ओल्ड एज के लोग हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक रिमेंबर रखना, अपन को याद रखना है। इसके बाद आते हैं एजिंग एंड हेल्थ क्या क्या लेके आता है। सबसे पहले तो सबसे पहले क्या लाएगा, लोनलीनेस एंड नेग्लेक्ट। हम अपने जो एजिंग ओल्ड एज वाले लोग होते हैं, हम उनसे बात करना पसंद नहीं करते हैं, है ना, उनकी बातें हमें सही नहीं लगती हैं। ठीक, और भी चीजें आती हैं, ठीक है, वो हर चीज में रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके ऊपर रखते हैं, ठीक है ना, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है कि नहीं भैया ये चीजें नहीं होना चाहिए। पुअर हेल्थ रिपोर्ट्स भी है, अ क्वार्टर ऑफ द एल्डरली रिपोर्ट पुअर हेल्थ, कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपका हेल्थ क्या होता जाएगा, डाउन होता जाएगा। ठीक है, प्लस आपका क्रोनिक डिसीज भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, डायबिटीज की समस्याएं आपको 40%, दोज एज 45 अबव हैव डायबिटीज। मतलब हमारे कंट्री में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी समस्या इस समय डायबिटीज की है, कि यंग से यंग आप लड़कों को उठा के देखेंगे वो भी डायबिटीज के शिकार हैं कि नहीं है। ठीक, क्यों हो रहे हैं डायबिटीज? एक मेजर रीजन है कि भाई आप स्वीट्स खूब खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मेजर रीजन है कि हमारी लाइफ कैसी है, स्ट्रेसफुल, डिसिप्लिन में तो कुछ है ही नहीं, कब खाना है, कब पीना है, कब उठना, कब बैठना, कब जगना, डजंट मैटर, बस चले जाओ, जिए जाओ। फिर डायबिटीज एंड कैंसर, ये भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मेंटल एलिमेंट्स 20% एज्ड अबव 45 रिपोर्ट्स इश्यूज, मेनली डिप्रेशन।
क्योंकि जैसे जैसे एज आपकी बढ़ेगी वैसे वैसे आपके पास चैलेंजेस भी आएंगे, सोशल चैलेंजेस आते हैं, इकोनॉमिकल चैलेंजेस आते हैं, आप हेल्थ के चैलेंजेस अलग से आएंगे, ठीक है ना। वो सब कुछ कहाँ रिफ्लेक्ट करता है, हमारे मेंटल हेल्थ पर, ठीक है। और फिर जब मेंटल हेल्थ खराब होगा तो और 10-5 बीमारियां साथ में लेके आएगा, डिसीज साथ में लेके आएगा। एब्यूज रिपोर्ट, 5% रिपोर्ट एब्यूज विद हायर फ्रीक्वेंसी इन रूरल वुमेन्स। होता है कि नहीं होता है हमारी कंट्री में, आम बात है। गाली तो वहीं से शुरू होती है, वुमेन्स के नाम से शुरू होकर वहीं पे खत्म होती है, ठीक। तो ये भी आपके मेंटल इश्यूज को रिफ्लेक्ट करता है। अब आते हैं न्यूट्रिशन चैलेंज, इंस्टेंस ऑफ स्मॉलर मील प्रोटीन्स, ठीक है, स्किप्ड मील्स, हंगर विदाउट ईटिंग, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे तो डेली लिविंग एक्टिविटीज 20% फेस रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। मल्टी मोर्बिलिटी हेल्थ इश्यूज आर कॉमन। पॉवर्टी तो इंडिया में आप देख ही रहे हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स है ही आपके पास, प्लस इनकम अब्सेंस, क्योंकि आपके पास परमानेंट जॉब तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। या तो आप एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होंगे, बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, या फिर जो भी आप प्रोफेशनल वर्क कर रहे होंगे उस प्रोफेशनल वर्क का अपना एक पीरियड है, 30 ईयर 35 ईयर्स। उसके आफ्टर दैट क्या होने वाला है, आप इकोनॉमिकली किसी ना किसी पे क्या होंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डिपेंडेंट होंगे, ठीक। तो कल को वो खर्चा क्या लगेगा, आपको बर्डन लगेगा, आपको लगेगा कि हम अपने जो क्या बोलते हैं फैमिली है उनके ऊपर हम क्या है बर्डन्स हैं। तो ये चैलेंजेस हैं आगे चल के। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि एक डाटा है जिसमें बताया जा रहा है कि एजिंग सोसाइटी इन यूरोप एंड सेंट्रल एशिया, ठीक है। अब आप देखिएगा 260, 210 और 1950 का इंपॉर्टेंट डाटा है, थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि 250 में हम जब पहुंचेंगे तो हमारा कलर आपको देखने को मिल जाएगा, पूरी तरह से केसरिया डार्क भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप देखिएगा 250 तक में हम सब 45 एबव ही जाने वाले हैं, यानी कि आप ये तो 60 की बात चल रही है। आप इंडिया को आप देखेंगे तो आपको ओल्ड एज की तरफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक। यूरोप भी है, ऐसा नहीं कि यूरोप तो अभी भी खैर बुढ़ा है, ठीक है, लेकिन हमारी जो कंट्री अभी आप देखेंगे 2010 या 2024 में उठा के देखेंगे तो हमारा इंडिया कैसा दिख रहा है, यंग ही दिख रहा है, ठीक है। लेकिन आने वाला समय आपको क्या दिख रहा है, देखने को मिल रहा है ओल्ड एज में, ठीक है ना। और ये सबसे बड़ा क्या होने वाला है, चैलेंज होने वाला है, ठीक है। इसलिए जल्दी जल्दी अपनी कंडीशंस को, जितनी भी इकोनॉमिकल कंडीशंस है, हेल्थ इश्यूज है, मेंटल इश्यूज है, इन सबको क्या करो, रिजॉल्व करो, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट्स का यही कहना है कि आप अपनी लाइफ को क्या करें, ठीक है ना, अभी से हेल्थ से रिलेटेड क्या करें भाई साहब, अवेयर कर लें, ठीक है ना। एजिंग, जो ओल्ड एजिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको अभी से आप रिजॉल्व कर सकते हैं। उसके कई सारे रीजंस फैक्टर्स भी हैं, कैसे किया सकता है कि आप साइकिलिंग करें, ठीक है ना, हैप्पी रहने की कोशिश करें, डिप्रेशन जैसी चीजों के बारे में डिस्कशन ही ना करें, ठीक है ना। आपके पास जो क्या देखो, डिप्रेशन में जाने के कई रीजंस भी होते हैं ना, कि हम ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, ज्यादा लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, ठीक है ना, ज्यादा बड़ी कार चाहिए, ज्यादा बड़ा बंगला चाहिए, वो भी डिप्रेशन के रीजंस होते हैं। तो आप अपनी नीड्स को क्या करो, कम करो, ठीक है ना। हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग रखोगे तो आपके जो बाकी जो बीमारियां, डिसीज हैं, अपने आप क्या होंगी, कंट्रोल्स होंगी, ठीक है। तो ये पॉइंट्स दिमाग में अपन को रखना है। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आफ्टर 1947, ठीक है ना, 2024 में इंडिया का जो रुपीज है, ठीक है, डॉलर के अगेंस्ट क्या हो चुका है, सबसे वीक हो चुका है, ठीक है। आप देखेंगे तो 84 रुपीज हमने टच कर लिया है। कितना कर लिया है, 84 रुपीज हमने टच कर लिया है अगेंस्ट $1, ठीक है। अब आप इसके हिस्टोरिकल पार्ट्स को उठा के देखेंगे तो इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुआ था 1947 में, तो हम 1 रुपीज इक्वल टू कितना हुआ करते थे, $1 हुआ करते थे। कब, 1947 में, ठीक है। अब आप ये भी कई बार क्वेश्चंस बच्चे पूछते हैं कि सर इसके पहले ऐसा क्या ट्रांजैक्शन नहीं होता था, फॉरेन एक्सचेंज नहीं हुआ करता था, लेकिन हम ब्रिटिश इंडिया के अंडर में थे, ब्रिटिशियंस के अंडर में थे, तो करेंसी का लेन देन किसके अकॉर्डिंग चलता था, उनके, तो ब्रिटिश करेंसी का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा था। इसीलिए हम अपना पूरा हिसाब किताब कब से लगाते हैं, 1947 से लगाते हैं। तो 1947 में रुपीज एंड डॉलर वाज द इक्वल, ठीक। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए,
हम ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, 1948 में ही आते हैं। तो हमारा, ठीक है ना, जो अमेरिकन यूएस डॉलर था वो कितने के बराबर हो गया? लगभग 3.5, 3.5 एंड 4 रुपीज के इक्वल चला गया। कब? 48 में, आफ्टर 1 ईयर। मतलब आपको मेजर कौन स्ट्रांग देखने को मिलेगा? डॉलर। कौन देखने को मिलेगा? डॉलर। ठीक, अब आप देखेंगे पूरे हिस्टोरिकल पार्ट जब आप इंडिया का उठाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इंडिया कंटिन्यूस क्या होता चला गया? वीक होता चला गया। ठीक, अब उसके पीछे कई सारे मेजर रीजंस हैं कि 1947 में हम इक्वल थे, है क्या ना, 1 इक्वल टू 1, 1 रुपीज इक्वल टू $1 चल रहा था। हमने 1948 में देखा कि थोड़ा सा डॉलर क्या हुआ? स्ट्रांग हुआ। अब आप 2024 में उठा के देखेंगे तो ये भैया इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि पूछे ही नहीं, 84 रुपीज में पहुंच गया। ठीक, अब क्या रीजन रहे होंगे कि डॉलर लगातार स्ट्रांग होता गया और रुपीज वीक हुआ है? और ठीक है, देखिए इसके कई मेजर्स रीजंस हो जाते हैं, ठीक है ना। 1948 के बाद अगर आप उठा के देखेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट ने फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो हमने अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी इशू की थी। कब? 1948 में। पता है फर्स्ट इंडियन की इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई है? 1948 में आई है। ठीक है, कौन थे उस समय इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हमारे इंडिया के? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नहीं पता हो तो लिख सकते हो आप, ठीक है ना। कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे 1948 में, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है ना। उसके बाद वो फिर गवर्नमेंट से अलग भी हो जाते हैं। 1948 में भी हमारी फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, ठीक है। और उस समय आप देखेंगे तो डॉलर थोड़ा सा स्ट्रांग हो चुका था अगेंस्ट इंडियन रुपीज। ठीक, फिर हमारी फर्स्ट 5th ईयर प्लान भी आता है 1950-51 में, ठीक है। और हमने अपनी पॉलिसीज को क्या कर रखा था? फॉरेन एक्सचेंज, या आप देखेंगे कि जो आज की डेट में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का इतना मेजर बिजनेस है उसको हमने लैंड लॉक कर रखा था। हमने इतना ज्यादा अपना बाजार मार्केट को खोल के ओपन नहीं रखा था, तो इतना ज्यादा हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का एक्सचेंज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। बेसिक चीजें थी, एसेंशियल चीजें हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स करते थे, बट इतना लार्जर मार्केट हमारा ओपन फॉरेन्स के लिए नहीं था, ठीक है। लेकिन अब आप देखेंगे तो इंडिया में हमने कई बार, हमारी गवर्नमेंट्स ने, आप देखेंगे तो बड़े ही एक टर्म्स आता है यहां पर कि इंडियंस रुपीस को डिवेल्युएट करना। क्या करना? डिवेल्युएट करना अगेंस्ट डॉलर। ठीक, क्यों करते थे हम ऐसा? तो आप देखेंगे तो इंडियन डॉलर को हमने एक फर्स्ट बार डिवेल्युएट कब किया? 1960 के आसपास किया, ठीक है ना। सेकंड टाइम मतलब 1950 टू 1960, ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है आपने। फर्स्ट टाइम हमने क्या किया? अपनी करेंसी को डिवेल्युएट किया अगेंस्ट यूएस डॉलर। क्यों किया? इन्फ्लेशंस। देखिए, डिवेल्युएट करने से ना एक बेनिफिट होता है। क्या बेनिफिट होता है? नहीं, देखिए होता क्या है, डिवेल्युएशन से एक फायदा ये होता है कि अभी हम $1 में कितना रुपए? 84। हमारी बात समझ में? $1 में कितना है? 84। अगर मान लीजिए आप एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, किसका बिजनेस करते हैं? एक्सपोर्ट्स को। जब आप एक्सपोर्ट का बिजनेस करेंगे तो आपके पास डॉलर आता है। क्या होता है? आपके पास डॉलर आता है। तो मान लीजिए हमने डिवेल्युएट करके $1 में 100 रुपीज कर दिया। कितना कर दिया? 100 रुपीज कर दिया। तो मान लीजिए अभी $1 में हमको कितना मिलता था? 84। अब हमें कितना मिलेगा डिवेल्युएट करने के बाद? 100। यानी कितने का बेनिफिट हुआ? 16 रुपीज का। कितने का हुआ? 16 रुपीज का। तो पहले हम क्या कर देते थे? अपनी मनी को डिवेल्युएट कर देते थे ताकि हमारे पास फॉरेन करेंसी क्या हो? ज्यादा है। क्या हो? हमारे पास फॉरेन करेंसी ज्यादा है। तो इस तरह से आप देखेंगे 3 बार तो हमने जानबूझ के डिवेल्युएट किया। तो इससे डिवेल्युएशन से क्या होता है? हमारे लिए तो कुछ देर के लिए बेनिफिट्स है कि हमें क्या मिल गया? फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा मिल गया, लेकिन उसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में क्या पड़ता है?
बेनिफिट देगा कि लॉस देगा? लॉस ही देगा। ठीक, तो हमने 1960-50 वाले एरा में किया था। फिर आप देखेंगे तो इंडिया चाइना वॉर हुआ, तो आप देखेंगे 62 to 65 फिर से हमने क्या कर दिया, दोबारा से डिवेल्युएट कर दिया। इसके बाद फिर से हमने, ठीक है, थर्ड पॉइंट 1917 71 73 के आसपास फिर से हमने डिवेल्युएट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि यहां पर थोड़ा सा अरब कॉन्फ्लिक्ट उस समय भी आ गया था और हमें ऑयल्स की जरूरत थी, और हमने क्या कर दिया, फॉरेन करेंसी को प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए हमने अपनी मनी को डिवेल्युएट कर दिया। तो अब तक आप देखेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट ने मोस्ट प्रोबेबली कितनी बार डिवेल्युएट किया है? 3 टाइम्स। ठीक है, फिर आप देखेंगे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, साथ साथ में आप ये भी कह सकते हैं कि सर क्या ये जरूरी है कि डॉलर प्लस मनी का जो डिवेल्यूएशन रेट या इवैल्यूएशन रेट जो इक्वल ना करके हम जो रोज ऊपर नीचे होता रहता है, फ्लेक्सिबल रेट जो चलता है, क्या इसको हम लॉक नहीं कर सकते एक जगह ले जाके? नहीं कर सकते? क्या कभी किया होगा ऐसा? क्या कर सकते थे? हम कह सकते हैं नहीं भैया, हमारा 1 रुपया आपका 1 डॉलर इज इक्वल, हम नहीं मानते। ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है, ये हुआ है। हमने पहले अपने रुपीस को, ठीक है, लॉक्ड कर दिया किसके? डॉलर से, कि भैया 1 रुपीज इक्वल टू अगर $40 है तो $40 में क्या रहेगा, इतना ही करेंगे। मतलब एक होता है फॉरेन एक्सचेंज का फिक्स्ड रेट कि हम भैया मतलब $1 में हम कितना रुपए देंगे? 40 रुपीज देंगे, दैट इज अवर फिक्स्ड रेट। लेकिन इसका इन्फ्लुएंस कहां पड़ता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट में पड़ता है, क्योंकि जब आप $1 में 40 रुपीज देंगे तो इन्वेस्टर्स क्या इन्वेस्ट करना चाहेगा? वो नहीं करना चाहेगा। वो अपने पैसे को क्या करेगा? होल्ड कर लेगा। ठीक, प्लस उसको लेगा किसी दूसरी कंट्री में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। ठीक, अब किसी भी कंट्री की करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं? देखो, एक होता है कि आप अपने एक्सपोर्ट्स को क्या करें, बढ़ाएं, तो आपके पास क्या ज्यादा आएगा? फॉरेन करेंसी ज्यादा आएगी, डॉलर ज्यादा आएगा, है कि नहीं? फिर दूसरा मेजर पॉइंट क्या होता है? आपके यहां पर फॉरेनर्स, टूरिस्टर्स ज्यादा आए, क्योंकि अब आप सोचो कि जैसे मान लीजिए हम यहां पर बैठे हुए हैं, चंडीगढ़ में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, कोई फॉरेनर्स टूरिस्टर आता है अमृतसर में, ठीक है, अमृतसर टेम्पल जाएगा, टिकट कटाएगा। टिकट मान लीजिए वो अगर लेता है कितने रुपए की? $1 की। तो $1 को किसमें एक्सचेंज करवाएगा? वो रुपीज में एक्सचेंज करेगा। तो किसके पास डॉलर आया? किसके पास आया? इंडियन गवर्नमेंट के पास आया। तो हमारे पास फॉरेन करेंसी आई कि नहीं आई? बताइए ना, आई। इसी प्रकार से जब टूरिस्टर्स इंडिया में, ठीक है, अच्छी खासी मात्रा में आएंगे, नंबर्स में आएंगे, तो हमारे देश में क्या आएगा? डॉलर आएगा। तो हमारे एफडीआई को क्या करेगा? बढ़ाएगा। साथ साथ में फॉरेन करेंसी को भी इंक्रीज करेगा। तो एफडीआई तो चलो हटा दो दूसरी जगह, लेकिन फॉरेन करेंसी को क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो पहला मेजर रीजन होता है कि आपके कंट्री में टूरिस्टर्स लगातार आने चाहिए। वो मंदिर जाएगा तो भी करेगा, होटल्स में रुकेगा तो फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज कराएगा, जितनी भी एक्टिविटीज करेगा यहाँ बैठ के, तो क्या करेगा? फॉरेन करेंसी को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेगा, जिसका बेनिफिट किसको सीधा मिलने वाला है? अपन को मिलने वाला है ना। अब आप देखेंगे कि इंडिया में खासकर जब आप रुपीज वर्सेस डॉलर को देखते हैं, ठीक, तो एक ये मेजर पार्ट हो जाता है। दूसरा मेजर पार्ट क्या हो जाता है कि आप इंपोर्ट को क्या करें? कम करें, और एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। ठीक, अब एक्सपोर्ट्स को आप कैसे बढ़ा सकते हैं? जब आपके पास मैन्युफैक्चरर्स इंडस्ट्री क्या हो? स्ट्रांग हो। और अभी इंडिया में आप देखेंगे, जब हम जीडीपी उठा के देखे हैं, तो फर्स्ट सेक्टर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड इज टर्सरी सेक्टर। तो आप देखेंगे तो टर्सरी सेक्टर क्या है? स्ट्रॉन्ग है। 52% कंट्रीब्यूशन है किसका? टर्सरी सेक्टर्स का, ठीक है ना। फिर सेकेंडरी सेक्टर्स का कितना हो जाता है? 24% to 28%। मतलब आप अप्रोक्स उठा के देखेंगे 24, 25, 23, 26, 27, 28, इतना ही आपको जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किसका मिलता है? सेकेंडरी सेक्टर का। और प्राइमरी सेक्टर का देखेंगे तो और लोएस्ट हो जाता है कितना? 17 to 20। मतलब आप उठा के देखेंगे तो 16, 17, 18, 19, 20%। मैं हाईएस्ट बता रहा हूं। मेजर आपको एवरेज में कितना मिलेगा? 16 to 17% देखने को मिलता है किसमें? जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। ठीक, अब आप सोचिए कि इंडियन
पॉपुलेशन का 70% कहां पर लगा हुआ है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट एग्रीकल्चर में लगा हुआ है, प्राइमरी सेक्टर में लगा हुआ है। और प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना आता है? 17%। ठीक, मेजर ह्यूमन रिसोर्स कहां लगा हुआ है? एग्रीकल्चर में लगा हुआ है। अब आप खुद सोचो ना, ये चीजें हमारे इकोनॉमी को क्या करती हैं? वीक करती हैं। क्या करती हैं? वीक करती हैं। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट्स? ठीक है, तो चलिए अब ये पॉइंट्स आपको हमने बताया कि किस प्रकार से ये चीजें हुई हैं। अभी जो मेजर रीजंस आए हैं कि इंडिया में जो डॉलर स्ट्रांग हुआ है, रुपीस वीक हुआ है, उसके 2-3 रीजंस मेन ये हो जाते हैं। ठीक है, कि अभी चाइना एक पॉलिसी लेके आया है, ठीक है ना, जिसमें उन सभी चीजों को उसने क्या किया है? कम कर दिया है, जिसकी वजह से भारत में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया से निकाल के किधर की तरफ जा रहे हैं? चाइना की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना, एक कैंपेन तरफ चला है जिसमें कहा गया है कि आउट इंडिया, ठीक है, सेल इंडिया बाय चाइना। क्या कहा जा रहा है? सेल इंडिया और बाय चाइना, मतलब इंडिया का जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसको क्या कर दो? सेल कर दो, और चाइना का क्या करो? खरीद लो। तो हमारे यहां का फॉरेन एक्सचेंज कहां चला गया? निकल गया। ठीक, दूसरा क्या है? क्रूड ऑयल क्या हुए हैं? बढ़े हैं। ठीक, अब हमें ऑयल की क्या पड़ती है? सबसे ज्यादा बेसिक नीड्स है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? परचेज करेंगे। जब परचेज करेंगे तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? डॉलर की। डॉलर की डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। तो डॉलर क्या होगा? बढ़ेगा। देखिएगा, बहुत सिंपल सा रूल चलता है डॉलर में भी, रुपीस में भी। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई का। किसका चलता है? डिमांड एंड सप्लाई का। आज मान लीजिए हम बाजार में, मार्केट में सेब लेने जाते हैं, एप्पल खरीदने जाते हैं। मान लीजिए एप्पल की क्वांटिटी इस समय ज्यादा आ रही है, प्रोडक्शन ज्यादा आ रहा है, तो सेब हमें सस्ता मिलेगा कि महंगा मिलेगा? सस्ता मिलेगा, चीप रेट में मिलेगा, 50 रुपीज केजी मिल सकता है। लेकिन अगर उसकी प्रोडक्शन कम है, सप्लाई कम है, तो फिर रेट क्या हो जाते हैं? हाँ जी, बढ़ जाते हैं। वही रूल्स यहीं पर भी एप्लीकेबल होता है कि इस समय अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड में किसकी डिमांड सबसे ज्यादा है? यूएस डॉलर की। तो यूएस डॉलर स्ट्रांग होगा कि वीक होगा? स्ट्रांग होगा, यानी जिसकी जितना ज्यादा डिमांड होती है उतना ही ज्यादा क्या हो जाता है? स्ट्रांग होता है। इसके अगेंस्ट अगर इंडियन रुपीस की डिमांड बढ़ जाए तो इंडियन रुपीस अपने आप क्या होगा? स्ट्रांग होगा ना। मान लेते हैं सपोज कि अगर हमारा एक्सपोर्ट्स कल से बढ़ गया तो इंडियन रुपीस क्या होगा? स्ट्रांग होगा। ठीक, अगेंस्ट यूएस डॉलर। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपना टूरिस्ट बढ़ाना पड़ेगा, अपना हेल्थ अच्छा, हेल्थ कल्चर अच्छा। अब देखो कई डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, जैसे आप मान लीजिए इंडियन का हेल्थ आप अच्छा कर लो, हॉस्पिटल्स अच्छे कर लो, डॉक्टर्स अच्छे कर लो, टेक्नोलॉजी अच्छे कर लो, तो सब अपनी बीमारियों को अच्छा करवाने के लिए कहां आएंगे? इंडिया आएंगे। तो फॉरेन करेंसी लेके आएंगे कि नहीं आएंगे? ठीक, फिर आप एजुकेशन इंडिया का अच्छा कर लो, तो दुनिया भर के लोग डॉक्टर्स बनने के लिए कहां आए? इंजीनियर्स बनने के लिए, सीए बनने के लिए, या सर्विस सेक्टर्स में जॉब करने के लिए अगर इंडिया आएंगे तो फॉरेन करेंसी ही लेके आएंगे ना। तो हमारा रुपया क्या होगा? बढ़ेगा, स्ट्रांग होगा। इसी प्रकार से जितनी भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक्सपोर्ट्स को डिमांड्स बढ़ाएं, क्वालिटी बढ़ाएं, क्वांटिटी बढ़ाएं, तो फॉरेन में क्या होगा? नई नई टेक्नोलॉजी लेके आए तो डिमांड्स बढ़ेगी। जब आपकी डिमांड्स बढ़ेगी तो आपका सेल भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और आपकी चेन पॉलिसी भी स्ट्रांग होगी, प्लस आपका मनी, आपका करेंसी क्या होगा? डायरेक्ट पीक पर जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये सारा का सारा गेम किसका है? डिमांड एंड सप्लाई का है। किसका है? डिमांड एंड सप्लाई का है। ठीक, तो अभी ध्यान रखना है जो मेजर रीजंस सामने आया है वो क्या है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, इधर उधर हो जाना। मतलब चाइनीज अथॉरिटीज में आपने देखा होगा, अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने अनाउंस किया था कि एक प्लान लाया जिसका नाम है चाइनाज स्टिमुलस प्लान्स। ठीक है ना, जिसमें इन्होंने 2008 का अगर आप इनकी कंडीशंस देखेंगे और इस समय अगर आप देखेंगे तो उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि हम भैया अपने इंटरेस्ट रेट को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। बैंक लेंडिंग टारगेट को इन्होंने क्या कर दिया है? डाउन कर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स में इन्होंने कहा है कि हमें अच्छा खासा क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है
नेचुरल है कि आप अपना पैसा कहाँ लगाना चाहेंगे? जिस कंट्री में इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा हो और आउटपुट आने का भी क्या हो, चांसेस ज्यादा हो, तो स्वाभाविक सी बात है आप जाएंगे ही वहां पर पैसा लगाने के लिए। ठीक है, अब फोकस एरियाज में अगर आप देखेंगे तो इनको रियल एस्टेट का बढ़ाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है। ठीक है, और इंडियन गवर्नमेंट भी लेके आएगी, लेकिन थोड़ा वक्त तो लगेगा, और उस चक्कर में हमारा जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो लगातार क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, जो किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? हमारे इंडिया वर्सेस यूएस डॉलर रुपीज में अगर आप उठा के देखेंगे तो ये रुपीज आपको लगातार डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है? ठीक, पक्का ना? तो ये क्वेश्चंस लगातार आपको देखने को मिलेंगे। देखो, यूएस डॉलर अगेंस्ट रुपीज, ठीक है ना। हमने एक दिन अभी आपसे बात की थी, कब की है, किसी क्लास में हमने बताया भी था आपको कि अभी इंडियंस गवर्नमेंट ने, ठीक है ना, रसिया के साथ रूबल एंड रुपीज में एक्सचेंज करने का हमने क्या किया है? पैक्ट किया है कि भैया हमारा अब जो काम होगा वो क्या करेंगे, हम एक दूसरे से अपनी अपनी करेंसी में एक्सचेंज करेंगे यूएस डॉलर को। ठीक है, जिसमें श्री रविशंकर का भी ये था कि अगर हम यूएस डॉलर में ना परचेज सेल करके, ठीक है ना, जो बायलैटरल अगर हम पैक्ट कर रहे हैं तो इसमें किसी भी प्रकार से हम अमेरिकन इकोनॉमी को, ठीक है ना, डिप्लोमेटिक तरीके से अगेंस्ट में नहीं जा रहे हैं। ये भी पॉइंट्स अपन को दिमाग में रखना है। ये क्वेश्चंस हमने, ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किया था किसी रोज, याद नहीं आ रहा है मुझे। एक नया फीचर है ड्रैगन ड्रोन्स। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स के अकॉर्ड में भी। क्या नाम है इसका? ड्रैगन ड्रोन्स। ठीक है, ये कहां यूज हो रहा है? किस वॉर में? हाँ जी, रसिया और यूक्रेन वॉर में। क्या नाम है इसका? ड्रैगन ड्रोन नाम है। ठीक है, चलिए, व्हाट आर द ड्रैगन ड्रोन्स? ड्रैगन ड्रोन्स essentially release a substance called thermite, a mixture of aluminium and iron oxide। ये टर्म प्लीज आप दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। खासकर जो प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं ना, वैसे ही बनते हैं। ठीक है, कि ड्रैगन ड्रोन्स में क्या क्या मिलाया जा रहा है, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो ड्रैगन ड्रोन्स essentially release a substance called thermite, a mixture of aluminium and iron oxide। ठीक है, किसका इसका मिक्सचर है? एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड का मिक्सचर इसमें हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं? थर्माइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्माइट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? ये नुकसान ज्यादा करता है। किसको? जो भी अपोजिट पार्टीज होंगी वहां पर। ठीक, तो ये पॉइंट्स आपको दिमाग में अपने रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अपना पॉइंट। ये तो आप सबको पता है कि रसिया यूक्रेन वॉर चल ही रहा है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सिर्फ हमारे लिए यही निकल के आया था कि भैया किसका यूज किया जा रहा है। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इट्स लीगल टू यूज थर्माइट इन वेपन्स आर नॉट। तो अगर आप देखेंगे तो ये कोई भी वॉर में यूज करना एक प्रकार से तो प्रोहिबिटेड ही होता है, लेकिन क्वेश्चंस की अगर बात किया जाए तो इसका अलग एक मॉड्यूल हुआ करता था जो आपको वर्ल्ड वॉर में भी देखने को मिला है, यूज किया गया है। ठीक है ना, नॉट डायरेक्ट ड्रैगन ड्रोन्स, पर इसके कुछ मॉड्यूल्स आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। कहां पर? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकंड में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स अपने दिमाग में रखना है। क्लियर है? चलिए अब आगे आते हैं। हांगकांग एम्पैथेटिक एक्सप्लोर ऑफ हिस्टोरिकल ट्रॉमा एंड पर्सनल लॉसेस। पता है इन्होंने क्या पाया है? अभी नोबेल प्राइज पाया है। ठीक है, लिटरेचर में। किसमें पाया है? लिटरेचर में पाया है। ठीक है, क्या है इंपॉर्टेंस इनके इस लिटरेचर में? कुछ बता सकते हैं? इसलिए मैंने रखा है क्योंकि क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। ठीक है, आज हमने अभी कुछ देर पहले ही बात की है एजिंग को लेकर। ना केवल इंडिया बल्कि पूरा यूरोप या एशिया को आप उठा के देखेंगे तो कहां जा रहा है? एजिंग की तरफ बढ़ रहा है। ओल्ड एज ये पूरे वर्ल्ड की क्या हो चुकी है? एक मेजर प्रॉब्लम हो चुकी है। उससे भी अपन को क्या करना है? लड़ना है। साथ में हेल्थ इश्यूज आप देखिए, डिप्रेशन का लेवल देखिए, ये सारी चीजें क्या है? हमारे हेल्थ कॉज को रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है, तो कुछ
बुक्स भी ऐसी आती हैं जिसमें इन 2016 हैंकॉन्ग द वेजिटेरियन, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है ना, ये बुक है, became the first Korean language novel to win the Man Booker International Prize, a deeply ruminative book about the consequences of quit but absolute resistance. The vegetarian focus on housewife Young Hae and her decisions to stop eating meat. ठीक, क्या खाने से रोक रही है? मीट। अब आप खुद सोचिए, इंडिया में भी जो मीट मिलता है, क्या हम उसकी क्वालिटी पर बिलीव कर सकते हैं? कर सकता है? वो लाखों डिसीज को साथ में लेके चलता है कि नहीं चलता है? अब आप सोचिए, जहां पर एनिमल्स मर जाते हैं ना, डेथ हो जाते हैं, जिनको हम फेंक के चले आते हैं, वहां से तक उठा उठा के लाते हैं और मार्केट में सेल कर देते हैं। तो इस लेवल का ये स्कैम होता है मीट मार्केट में, क्योंकि कटने के बाद नहीं पता चलता ना कि क्या है, और भर भर के टीन में लेके आते हैं और मार्केट में सेल करते हैं। ये मतलब क्या बोले, कड़वा सच है, बिटर ट्रूथ ऑफ दी, ठीक है ना, मीट इंडस्ट्री का, लेकिन लोग खाते हैं। फिर इसी को लेकर उन्होंने कि किस प्रकार से वोलेंस है मीट में, सारी चीजें आपको अलग लेवल पे लेके जाती हैं, ठीक है ना, डिसीज देती हैं, डिप्रेशन में ले जाती हैं, 50 चीजें इन्होंने इंक्लूड की है, और साथ में इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से आप अपनी लाइफ सर्कल्स को भी क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं बाय द मीडियम ऑफ लिटरेचर, ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि यहाँ के लोगों को, ठीक है ना, राइटिंग में एक बुक्स में नोबेल्स प्राइज मिला है, तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। हैंकॉन्ग एट प्राइज कॉन्फ्रेंस सोयल साउथ कोरिया से आती हैं, ये पॉइंट्स भी आपको दिमाग में रखना है। तो एक छोटे सा पॉइंट्स था, खासकर नोबेल प्राइज से रिलेटेड। ये क्वेश्चंस कई बार आते तो नहीं है डायरेक्ट, पर इनडायरेक्टली हमें ये खासकर जब कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है ना, मेंस में, तब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, कोई डाउट यहां से नहीं है? ओके, तो क्या क्या चीजें हमने आज पढ़ी? सबसे पहले थोड़ा सा बाबा सिद्दीकी वाला तो ज्यादा ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, सती वाला देखा। ये इंपॉर्टेंट है कि लास्ट सती प्लस फर्स्ट सती, ठीक है ना, प्लस इसका रिवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ है और हमने किस प्रकार से, ठीक है, चीजें की हैं। तो माउंटबेटन से लेके, ठीक है, जो राजा राम मोहन राव प्लस अब तक का जो स्ट्रॉन्गेस्ट लॉ बना हुआ है। फिर सती प्रथा के बाद क्या देखा हमने? हाँ जी, आसियान का देखा। आसियान में हमने क्या देखा, कोड ऑफ कंडक्ट और साउथ चाइना सी में, जिसमें आपका म्यांमार, वियतनाम, ताइवान और थोड़ा सा कोरिलेशन इंडिया के साथ आ जाता है, ठीक है। आई बस समझ में, प्लस उसका इंपॉर्टेंस भी साथ में देखा और कॉन्फ्लिक्ट क्या है ये भी हमने समझा। फिर हाँ जी, करेंसी इकोनॉमी वाला पार्ट देखा हमने। करेंसी में इंडियन रुपीस क्या हुआ है, हिस्टोरिकल सबसे डाउन हुआ है, वीक हुआ है, ठीक है, और डॉलर स्ट्रांग हुआ है। और पॉपुलेशंस एजिंग वाला हमने देखा कि लगातार इंडिया 2050 तक में क्या हो जाएंगे हम सब, 60 इयर्स के, ठीक है, आसपास होंगे। और हाँ जी, ड्रैगन ड्रोन्स, और लास्ट में हाँ जी, नोबेल प्राइज देखा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें क्या करके रखना है, दिमाग में इंक्लूड करके चलना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।